दोस्तों, जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी कभी एक सीधी राह नहीं होती। इसमें कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की है। जैसा कि कहा जाता है, दिए के नीचे अंधेरा होता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी सबसे सुंदर जगहों के पीछे भी एक डरावनी सच्चाई छिपी होती है। मैं वीरेंद्र पाल एक सामान्य से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। दोस्तों, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर सच्चाई सामने से जितनी सुंदर दिखती है, उतनी सरल नहीं होती। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी के कुछ महीने ब्लैक एंड वाइट कर दिए। बात साल 2008 की है, जब मैं एक मामूली सा सब्जी विक्रेता हुआ करता था। रोज सुबह मंडी से ताजी सब्जियां लेकर अपना छोटा सा ठेला सजाता और बाजार की सड़कों पर निकल पड़ता। दिन भर की मेहनत से परिवार का चूल्हा जलता था। उन दिनों सब्जियों की मांग आसमान छू रही थी। शाम होते होते ग्राहकों की भीड़ देखते ही देखते छट जाती और मैं अपने घर वापस लौट जाता। लेकिन दोस्तों, बरसात के मौसम में कहानी कुछ और ही हो जाती। कभी कभी तो रात के अंधेरे में भी मुझे सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचनी पड़ती। रोज की तरह एक ही रास्ते से आना जाना था मेरा। पर एक दिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल गई। उस सुबह जब मैं ताजी सब्जियों से लदा अपना ठेला लेकर निकला, तो मन में ख्याल था कि आज जल्द ही काम निपटा कर घर लौट जाऊंगा। लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ऐसा मूसलाधार बारिश का तूफान आया कि पल भर में सड़कें तालाब बन गईं। मार्केट में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। किस्मत की मार और मौसम की बेरुखी से जूझते हुए बड़ी मशक्कत से हमने जमा पानी को साफ किया। बारिश भी अब धीमी हो चुकी थी। जैसे तैसे दुकान को फिर से सजाया और ताजी सब्जियों को व्यवस्थित कर दिया। शाम ढलते ढलते ग्राहकों का तांता लग गया और इस कश्मकश में वक्त कब पंखा का कर उड़ गया, पता ही नहीं चला। घड़ी की सुइयां जब रात के 9 बजे की ओर बढ़ी, तब जाकर मुझे होश आया। मैं मेरे दोस्त नाथे के साथ घर लौटने की तैयारी में जुट गया। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मन में न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी थी। हम दोनों जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि आसमान में छाए काले बादल कभी भी कहर बरपा सकते थे। लेकिन दोस्तों, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। हम मार्केट से निकल पाते उससे पहले ही आसमान एक बार फिर गरज उठा और मूसलाधार बारिश ने अपना तांडव शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से गंगा धरती पर उतर आई हो। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। उस मूसलाधार बारिश में हम दोनों एक छोटी सी दुकान की छत के नीचे पनाह लिए खड़े रहे। करीब 1 घंटे तक हमें वहीं जमे रहना पड़ा। टप टप गिरती बूंदों की आवाज के साथ साथ समय रेंग कर गुजर रहा था। जब बारिश में थोड़ी कमी आई, तो मैं और मेरा दोस्त नाथू वहां से निकल पड़े। हालांकि अब भी रिमझिम बारिश हो रही थी, पर इतने भी नहीं कि हमें रोक सके। सड़कों पर पानी की धारें बह रही थीं और हमारे जूते कीचड़ में धंसते जा रहे थे। हमने कीचड़ से परेशान होकर पुराना रास्ता पकड़ने की सोची, जिसमें पत्थर तो थे मगर इतना कीचड़ नहीं था। रास्ता अब भी लंबा था, लेकिन हमने ठान ली थी कि जो होगा देखा जाएगा। हमें बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बार की बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। बिजली कड़क रही थी और आसमान में काले बादलों की गरज के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थीं। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर किसी चाबुक की तरह पड़ रही थी। तभी अचानक एक मोड़ पर मेरी नजर एक मकान पर पड़ी।
वो मकान देखते ही मेरे मुंह से अनायास ही वाह निकल गया। पुरानी लाल ईंटों से बनी लंबी चौड़ी खिड़कियों वाला वो मकान किसी हवेली से कम नहीं लग रहा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो कोई भी देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। मैंने धीमी आवाज में नाथू को टोका, अरे यार, वो देख सामने। जैसे ही उसने अपनी नजर उधर घुमाई, वो भी मकान को देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नाथू ने मेरी ओर देखा और बोला नाथू ने मेरी ओर देखा और बोला, यार, इस तेज बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होने से तो अच्छा है कि हम इस मकान में ही शरण ले लें। कम से कम कुछ देर के लिए बारिश थम जाने का इंतजार तो कर सकेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा और मैंने गहरी सांस लेते हुए नाथू से कहा, यार, कुछ तो गड़बड़ है। कोई इतने आलीशान मकान को यूं ही खाली तो नहीं छोड़ सकता। कहीं इसके अंदर। मेरी बात सुनते ही नाथू बोला, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने कहा, अरे, मेरा मतलब कि कहीं इस मकान के अंदर कोई रहता तो नहीं है। आखिर इतनी बड़ी जागीर को कोई ऐसे ही क्यों छोड़ देगा भला? मेरे मन में भले ही हजारों सवाल थे, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। धड़कते दिल के साथ मैं अपने साथी के पीछे पीछे चल पड़ा। सोचा, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों के कदम तेज थे, लेकिन सावधान भी। जैसे जैसे मकान करीब आता गया, वहां का सन्नाटा और भी गहरा होता गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जो दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। नाथू बोला, देखो, कितना सूनापन है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। चलो, एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, बस एक झलक देख लेंगे, क्या पता कोई खजाना वजाना मिल जाए। उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भर दी और फिर एक गहरी सांस लेकर हम दोनों ने मकान के आगे खिंची 4 फुट की दीवार को कूदकर फान गए। मकान की सीमा में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर में दौड़ गई। अब वो मकान हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। 2 मंजिल की इस विशाल इमारत की भव्यता देखते ही बनती थी। बारिश और ठंड के मारे कांपते हुए मैं जल्दी से भागकर मकान के बाहरी दालान में घुस गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि मकान दूर से देखने में जितना सुंदर और आकर्षक लग रहा था, पर असल में तो ये कोई माया जाल था। कमरे की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और जर्जर हालत में थीं। हवेली के अंदर जाने का रास्ता टूटी फूटी ईंटों और पत्थरों से अटा पड़ा था। मकान के भीतरी हिस्से में तो रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। बाहरी कमरे में बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी थी, पर जैसे जैसे नजर अंदर की तरफ जाती, अंधेरा और भी गहरा होता जाता। सन्नाटे में कहीं दूर से आती झींगरों की आवाजों ने माहौल को और डरावना बना दिया था। काली रात का वो भयानक अंधेरा, जहां हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। मैं और मेरा साथी नाथू उस मकान के बाहरी दालान में खड़े थे। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि उस डरावनी हवेली के अंदर कदम रखें, पर मूसलाधार बारिश और आसमान से गिरती बिजली ने हमें मजबूर कर दिया। सर्द हवाओं के थपेड़े हमारे भीगे कपड़ों को और भी ठंडा कर रहे थे। मैंने अपने कांपते हुए साथी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, यार, लगता है हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, वरना यही ठंड से ठिठुर जाएंगे। उसने भी सहमति से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। जैसे ही हमने अंदर वाले कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी बदबू ने हमारा भव्य स्वागत किया। ये दुर्गंध किसी सड़े हुए जानवर की लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटों की बात है, बारिश बंद होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। मगर कौन जानता था कि ये रात हमारे लिए क्या क्या लेकर आई है। मैं और मेरा दोस्त नाथू यही सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक कड़कड़ाहट की एक तेज आवाज ने हमारी बातों को बीच में ही काट दिया। ये आवाज किसी टूटते कांच की थी, जो बारिश की रिमझिम के बीच भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं यही सोच रहा था कि इस जर्जर हवेली में भला कांच कहाँ से आ गया
और वो भी इस अंधेरी रात में। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरा दोस्त भी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है कोई चीज हवा से नीचे गिरकर टूट गई है। उसकी बात में दम तो था, लेकिन इस मरी हुई सी हवेली में कांच जैसी नाजुक चीज का होना भी एक रहस्य था। मैं अभी इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका हमारे बीच से गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई साया हम दोनों के बीच से सरक गया हो। मेरी सांसें थम सी गईं। हम दोनों पत्थर की मूरत बने वहीं खड़े रहे। डर के मारे हमारी जुबान तालू से चिपक गई थी। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी और हवेली के अंदर का सन्नाटा हमारे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। करीब 1 घंटे तक हम वहां पे वैसे ही खड़े रहे और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे बाद धीरे धीरे बारिश की रिमझिम अब थमने लगी थी। मेरे साथी ने कहा, भाई अब निकलने का समय हो गया है। उसकी बात सुनकर जैसे ही हम वहां से जाने को हुए, मेरी नजर एक कोने में पड़ी एक लकड़ी की आलीशान कुर्सी पर टिक गई। जैसे ही मेरी नजर उस कुर्सी पर पड़ी, मेरा दिमाग घूम गया। काले रंग की वो कुर्सी न जाने क्यों पर मुझे अपनी ओर खींच रही थी। दोस्तों, उस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि इस कुर्सी की मुझे सख्त जरूरत थी। मैंने नाथू से कहा, यार ये कुर्सी तो बड़ी मजबूत लग रही है, क्यों ना इसे अपने साथ ले चलें, यहाँ तो बेकार ही पड़ी है। वो भी तुरंत मान गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी को उठा लिया। उस वक्त मुझे क्या पता था कि कभी कभी मुफ्त में मिली चीजें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे जैसे हम घर की ओर बढ़े, बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई और कुछ ही देर में बारिश की रफ्तार बढ़ती गई, मानो आसमान भी हमारी इस छोटी सी चोरी पर हंस रहा हो। भीगते भीगते जैसे तैसे हम घर पहुंचे। कपड़े तो गीले हो गए थे, पर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। खाना वाना खाने के बाद थकान से चूर होकर मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। जाते जाते उस कुर्सी को अपने बिस्तर के बगल में रख दिया। उस रात सोते समय मन में एक अजीब सा गुनाह और संतोष का मिश्रण था। कहते हैं ना, जरूरत आविष्कार की जननी है, शायद कभी कभी छोटी मोटी चोरियों की भी। रात का सन्नाटा और मेरी गहरी नींद सब कुछ सामान्य था कि अचानक रात के 2 बजे मेरी आंखें एक आवाज से खुलीं। कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर से उठते हुए मेरा दिल धड़क रहा था। काली रात में चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। मौसम भी जैसे साथ नहीं दे रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली भी गुल थी। थरथराते हाथों से मैंने लालटेन जलाई। उसकी मध्यम रोशनी में दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। दरवाजे की झिरी से झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उस झिरी से देखा, मैं डर से दहल उठा। मैंने देखा एक सफेद आंख उस झिरी से मुझे देख रही थी। अब मेरी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक लगातार होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर ये दरवाजा कहीं खुल गया तो मेरी जान जाना तय है। जैसे तैसे मैंने खुद को काबू किया और अपने कदमों को दबाते हुए मैं कमरे की तरफ मुड़ने लगा। मैं वापस आकर अपनी बिस्तर पर लेट गया और दरवाजे पर होती दस्तक के चलते अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक जोर का खटका सा हुआ, जैसे दरवाजा खुल गया हो। मेरे कान खड़े हो गए और रोंगटे भी। धीरे से मैंने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाजा अभी भी बंद था। मैंने एक राहत की सांस ली और वापस अपनी नजरें घुमाई तो जो देखा वो नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे बगल में वही कुर्सी तो थी, लेकिन उस पर एक पिशाच बैठा था और अपनी सफेद आंखों से मुझे ही घूर रहा था।
उसे देखकर मेरा गला सूख गया, होंठ कांपने लगे, सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे छाती अभी फट जाएगी। कुछ पल तो मैं हिल भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती आवाज को काबू करते हुए मैं उससे बोला, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो?" मेरी आवाज रात के सन्नाटे में खो गई। चारों तरफ एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। तभी वो अचानक खड़ा हुआ। उसके पैरों की आहट से मेरा दिल धक से हो गया। उसके हाथों के नुकीले तेज धार वाले नाखून जो कैंची की तरह चमक रहे थे, मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक चीता की तरह झपटते हुए उसने अपने वो जहरीले नाखून मेरे पेट में धंसा दिए। पसीने से तरबतर चीखते हुए मेरी आंख खुली। घड़ी की टिक टिक में रात के 3:30 बज रहे थे। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था उस भयानक सपने की याद से जो मैंने अभी अभी देखा था। लेकिन क्या वो सचमुच में एक सपना था या फिर कोई भयानक हकीकत? दिमाग में सैकड़ों सवाल कौंधने लगे। नींद तो अब जैसे रूठ गई थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। धीरे धीरे रात ढली और सुबह की पहली किरण ने आसमान को अपनी स्वर्णिम आभा से नहला दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर चुका था। कल की मूसलाधार बारिश ने मन में चिंता के बादल छा दिए थे कि आखिर आज धंधा कैसा रहेगा। यही सोच मेरे जहन में घूम रही थी। फिर भी जैसा कहते हैं, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। मैंने अपना ठेला उठाया और बाजार की ओर चल दिया। बाजार में पहुंचते ही वही रोज की तरह अपनी जगह पर ठेला लगाया। शुरुआती घंटों में तो ग्राहक की आवाजाही बेहद कम थी। सड़कें अभी भी कल की बारिश से गीली थीं और हवा में ठंडक घुली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, मौसम में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे धूप खिलने लगी, ग्राहक की भीड़ बढ़ने लगी। एक के बाद एक ग्राहक आने लगे और मेरी ताज़ा सब्जियां बिकने लगीं। कल का मंदा दिन आज की तेज बिक्री में बदल गया। देखते ही देखते मेरे ठेले पर लोगों की कतार लग गई। काम में इतना व्यस्त हो गया कि समय का होश ही नहीं रहा। जब घड़ी देखी तो शाम के 7:30 बज चुके थे। दिन की थकान तो थी, पर मन भी खुश था। आज का दिन बेहद सफल रहा था। मैंने और नाथू ने अपना सारा सामान बेच दिया था। हमारी मेहनत रंग लाई थी और जेब में अच्छी खासी रकम आ गई थी। शाम ढलते ही मौसम में एक अजीब सी रोमांचक ठंडक घुल गई। कल की बारिश ने आज हमारे लिए जैसे जश्न का माहौल बना दिया था। जेब में पैसों की खनक और दिल में खुशी का एहसास, दोनों ने मिलकर एक शरारती विचार को जन्म दिया। मैंने अपनी साथी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना आज थोड़ी मस्ती कर ली जाए? चल एक एक पैग मार लेते हैं। मेरे इस प्रस्ताव पर वो भी खिल उठा। हम दोनों बाजार से निकलकर उस दुकान की तरफ चल पड़े जहां से रोज शाम को लोग अपनी थकान मिटाने का सामान खरीदते थे। एक एक बोतल खरीदी और फिर सवाल उठा कि जाएं तो जाएं कहाँ। तभी मेरे साथी के दिमाग में उस मकान की याद आई जो कल रात हमें रास्ते में मिला था। उसका नाम सुनते ही मेरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। कल रात की वो अजीब घटना, वो कुर्सी पर दिखी परछाई, सब कुछ एक बार फिर से याद आ गया। मैंने झिझकते हुए कहा, यार वो जगह मुझे ठीक नहीं लगती, और कहीं चलते हैं। लेकिन मेरे साथी ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोला, अरे यार इतनी रात में और कहाँ जाएंगे? वहाँ कोई होता नहीं है, मजे से बैठेंगे। उसकी बात में दम तो था, पर मेरा मन अजीब सा डर महसूस कर रहा था। फिर भी मैं उसकी जिद के आगे झुक गया। शायद मैं भी जानना चाहता था कि क्या वाकई वहाँ कुछ अलग है या फिर ये सब मेरे दिमाग का वहम है। हम दोनों उस मकान की तरफ चल पड़े जहाँ जाने का फैसला शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था।
जैसे जैसे हम उस मकान की तरफ बढ़े, मेरे कदमों में एक अजीब सी झिझक थी। पुरानी ईंटों की वो भव्य इमारत अंधेरे में किसी राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। मकान के पीछे एक अकेली लाइट चल रही थी, जो इस वीरान जगह में एक रहस्यमय माहौल पैदा कर रही थी। मैं सोच रहा था कि इतने सालों से बंद पड़े इस मकान में अचानक ये लाइट कैसे चालू हो गई। कल जब हम यहाँ आए थे, तब तो कोई लाइट नहीं थी। यही सोचते हुए जब हम पीछे की तरफ गए, वहां जाने पर सड़े हुए जानवर की बदबू फिर से आने लगी। बदबू इतनी तेज थी कि वहां टिकना भी मुश्किल हो रहा था। हम उस रोशनी में मकान के अंदर आ गए। पुराने जमाने की मूर्तियां और तस्वीरें दीवारों पर ऐसे टंगी थीं जैसे हम पर नजर रख रही हों। अचानक एक तेज सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी कपड़े पहने हुए तेजी से हमारे पास से सरक कर गुजर गया हो। हम दोनों एक पल के लिए जम गए। मेरे साथी ने कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन मुझे पता था कि ये कुछ और था। तभी मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में चमकते तारे अचानक काले बादलों में छिप गए। तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां से भगाना चाह रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही मकान था जिसने कल रात मेरी नींद में दस्तक दी थी। मेरा साथी अभी भी इन सबको महज इत्तेफाक मान रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। हवेली की हर दीवार, हर कोना कुछ कहना चाह रहा था, जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी अपने सीने में छुपाए बैठा हो। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक भयानक चीख सुनाई दी। दरवाजा इतनी ताकत से बंद हुआ कि मेरा हाथ बाल बाल बचा। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा साथी, जो अभी तक भूत प्रेत को महज कहानियां मान रहा था, अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी चीखें दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था, आंखें फटी हुई थीं। मैं नाथों को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ताकत उसे ऊपर की ओर खींच रही थी। पसीने से तरबतर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। सामने रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप खिसकने लगी, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। धीरे धीरे उस पर एक आकृति उभरने लगी। उसका चेहरा मैंने पहले अपने उस डरावने सपने में देखा था। उसकी आंखें मेरी तरफ घूर रही थी, एकटक, बिना पलक झपकाए। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरे पैर जम से गए थे। वो पिशाच कुर्सी पर बैठा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा साथी अब भी हवा में झूल रहा था। उसकी चीखें अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मकान की दीवारें अब सांस लेती महसूस हो रही थीं, जैसे वो कोई जीवित प्राणी हो। कुर्सी पर बैठा वो पिशाच अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कमरे में एक भयानक सी सिसकारी गूंज रही थी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी उस छोटी सी खिड़की पर पड़ी और दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। यहाँ से बचने का यही एकमात्र तरीका शेष था। मैंने नाथू को जोर से खींचा और किस्मत से इस बार वो जमीन पर आ गया। मैंने उसे उस खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की देखते ही वो भी समझ गया कि अब आगे क्या करना है। हम दोनों खिड़की की तरफ भागे। भागते हुए हमारे दिल जोर से धड़क रहे थे। दूसरी मंजिल से कूदना खतरनाक तो था। हमने बिना सोचे समझे उस खिड़की से छलांग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। सिर में तेज दर्द था
और पूरे शरीर में पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गंभीर चोटें आई थीं और करीब 3 दिन तक मैं बेहोश रहा था। करीब 4 महीने लग गए मुझे पूरी तरह से ठीक होने में, लेकिन जो डर मेरे अंदर बैठ गया था वो आज तक नहीं गया। वो कुर्सी जो मैं घर लाया था फिर कभी नहीं मिली, जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। मेरे साथी ने भी उस रात के बाद कभी उस मकान का जिक्र नहीं किया। उसकी आंखों में अभी भी वो खौफ साफ साफ दिखता है। कभी कभी रात को एक डरावनी चीख के साथ वो डरावने सपने से जाग जाता है। अब मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाता। जिन भूत प्रेतों को मैं कभी कहानियों की कल्पना मानता था, आज वो मेरी जिंदगी का सच बन चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, लेकिन मानना पड़ता है। शायद इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बेहतर है छेड़ा ना जाए। भूत प्रेत है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा रहस्य ही रहेंगे, और शायद यही बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मैं गौरव मिलूंगा एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।